आगाज करेंगे। पाक चीन दोस्ती जिसके लिए बहुत कोशिशें की गई और 40 साल से ज़ायद का अरसा ऐसा हमने देखा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तमाम तर जो नेगोशिएशंस हैं या जो तवील मुद्दती मंजूमे हैं उनकी राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिशें की गई। सबसे पहले ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा है ये कितना अहम है और इसकी टाइमिंग को आप किस तरह देखते हैं? नजमुल साकिब साहब मुझसे पूछा जी, आप जनरल साहब से हम दोबारा कनेक्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका पीटीवी का शुक्रिया। देखिए, टाइमिंग का जो है वो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये थोड़ा सा ओवर ड्यू था, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा खित्ते में हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, अफ़गानिस्तान का एंगल है, कश्मीर का एंगल है, तो ये थोड़ा सा ओवर ड्यू था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। मैं डॉक्टर साहब इसको 5 जावियों से देखता हूँ। ये जो अभी विज़िट है ना, मेरे ख्याल में ये वैसे तो ये कहा जाता है जब भी कोई विज़िट होता है जी बड़ा अहम है और इससे ज़्यादा अहम कभी विज़िट हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों इस वक्त यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चीन जाने की ज़रूरत थी और उसमें कौन कौन सी चीज़ें, आपने एजेंडा की भी बात की। मेरे ख्याल में 5 जाविये हैं इसके। सबसे पहला जाविया है कि चाइना को ये बताना है कि हम उसके साथ हैं, और हम उसके साथ इस तरह से हैं, वो जिसको सॉलिडारिटी कहते हैं ना। तो आपने जिस तरह ओलंपिक्स का जिक्र किया, अब ये है कि 3 तारीख को ये जाएंगे, 4 को इनाग्रेशन होनी है विंटर ओलंपिक्स की, और उसमें अमेरिका समेत कई ममालिक ऐसे हैं यानी जो कि उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। अब पाकिस्तान जो है वो बताना चाहता है, यानी इसको इम्प्लिसिटली कहते हैं कि बताना चाहता है कि यानी चाइना जो है वो हमारा ना सिर्फ दोस्त है बल्कि उसको अगर किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे मौजूद होंगे। और किसी मुल्क के हेड ऑफ़ गवर्नमेंट का, यानी पाकिस्तान के जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हैं इमरान खान, उनका जाना ये एक वाज़े किस्म का सबूत है कि जी देखिए, यानी हम चाइना के साथ हैं, आपने बाइकआउट किया हुआ है लेकिन हम आपके साथ हैं। ये उसका है पहला जाविया। दूसरा जाविया है कि ये जो सीपैक के बारे में हमने देखा कि बहुत सारे जो यानी दुश्मन अनासिर हैं या जो हमारे अंदर पाकिस्तान में मौजूद लोग ऐसे हैं जो कि उसके बारे में शकूक व शुबहात जो हैं वो उभारते हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। उसको बताने की ज़रूरत है, चाइना को बताने की ज़रूरत है कि भाई ये हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए और पाक चीन दोस्ती के लिए बड़ा। तीसरा इसमें जो है वो IPPs का मसला है। ये यूँ समझिए कि दूसरा जाविया है इसका कि जो शकूक व शुबहात हैं उनको दूर किया जाए। तीसरा आपका जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एंगल है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, उसको बढ़ाना है, आपकी तजारत आती है, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा चाइना के हक़ में है, उसके बारे में बात करने की बड़ी ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा आपका है सियासी और सिफारती जो आपका एंगल होता है, जो कि हर विज़िट में ज़ाहिर है कि आप जाएंगे तो आपने सियासत और सिफारत पे भी बात करनी है। तो जो खित्ते की इस वक्त सूरत हाल है उसमें चाइना के साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में फॉर इंस्टेंस अगर तालिबान जो हैं वो 15 अगस्त से आए हुए हैं तो अब तक जो है वो क्या सूरत हाल, क्या हम कोई रीजनल कंसेंसस। अच्छा, इसमें नजमुल साकिब साहब मैं इसको आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, इन 5 पहलुओं और जावियों को। मैं चाहता हूं कि हम मोइनुल हक साहब को भी वेलकम कहते हैं। अच्छा। चाइना में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, पाकिस्तान की एक मजबूत आवाज़ हैं और एक मौसर आवाज़ है। मोइनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं क्विक आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये नजमुल साकिब साहब फॉर्मर इन्वेस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपना एक नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे और 5 जावियों का जिक्र उन्होंने किया। ये आखिरी जाविया जरा मैं इनसे पूछ लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। जी सिफारती और जो आपका सियासी जाविया है उसके अंदर ये है कि आपने जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें किस तरीके को कंसेंसस डेवलप करना है, रीजनल कंसेंसस अफ़गानिस्तान के बारे में, क्योंकि ये जो ओस्लो की अभी मीटिंग हुई है ये बड़ी अहम मीटिंग थी और यानी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस भी अब अफ़गानिस्तान में करी, तो कोई प्लान बन रहा है वेस्ट की तरफ। ठीक है। 5वां और आखिरी एंगल इसका है वो है दाखिली आपका। देखिए, इलेक्शन आने हैं, इलेक्शन होने हैं और उसमें आपकी नंबर गेम होती है कि जी आपने कितने काम किए। जब आप यानी PTI अगर आती है हुकूमत में तो उसने कितने काम किए, और उसमें जो सबसे अहम एंगल है चाइना के हवाले से
जो कि आप सेल कर सकते हैं अपने नए इलेक्शन में, वो है आपका इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर में। ठीक है। और इसके बारे में एक वर्किंग ग्रुप बन चुका है। ठीक ये मोइनुल हक साहब आपको इसके बारे सही, में मैं बताएंगे। मोइनुल हक साहब आपकी तरफ आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बड़ा अच्छा ये मैं कहूंगा कि दौरा है, और ओवरऑल इसके हवाले से उमूमी तासुर भी बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव है कि इसमें जो एक परसेप्शन था कि जी शायद कोई रोल बैक हो रहा है, कोई सीपैक के मंसूबों पे काम रुक गया है, सुस्त रवि का शिकार है। ये बताइएगा सर, अफगानिस्तान का मैं सबसे पहले इसलिए जिक्र करूंगा क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, ग़िज़ाई किल्लत को ले लें या वहाँ पर इंसानी अलमिया जो जन्म ले रहा है उसकी बात ले लें, और चीन के भी इस हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं। डेफिनेटली इस रीजन का बड़ा एक अहम मुल्क है और P5 का बड़ा एक अहम मुल्क है। ये बताइएगा कि कोई जॉइंट स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? एक तो एजेंडा भी हमें साथ में बताइएगा कि क्या एजेंडा हो सकता है। एक तो ओलंपिक्स के हवाले से ये विजिट है, और साइडलाइंस मुलाकातें भी हैं। सदर जो हैं शी जिनपिंग से भी मुलाकात है, वहाँ वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होने जा रही है। ये बताइएगा सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एजेंडा क्या है, और अफगानिस्तान को लेकर जॉइंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे आपने पीटीवी में मदऊ किया। सबसे पहले तो ये कि जी अफगानिस्तान जो है हम दोनों ममालिक का एक तो हमसाया मुल्क है और दोस्त मुल्क है, और हम दोनों के ममालिक के जो वहाँ पे हालात हैं आप सब उससे वाकिफ हैं, उस पर हमारी तशवीश भी है। और ये इत्तफाक राय भी है कि जो पूरे खित्ते की जो सलामती है वो अफगानिस्तान में अमन से मुंसलिक है। तो जो अमरीकी फौजियों का जब इंखला हुआ था, उसके बाद जो मसला अफगानिस्तान पे हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ये एक उस वक्त से एक मजबूत बाहमी तावन चल रहा है। आपको मालूम होगा कि जो अभी हाल ही में जो 6 हमसाया ममालिक हैं उनका जो एक मैकेनिज्म जिस तश्कील दिया गया, ये हमारे दोनों ममालिक की बाहमी मशवरे से हुआ और हमने इस इनिशिएटिव को लेके चले आगे। और इसकी जो पहला इजलास ऑफ कोर्स का ईरान में हुआ था, अब पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया, दूसरा ईरान में, और तीसरा जो है वो चीन उसको होस्ट करेगा। और कल ही बल्कि मेरे इनके जो स्पेशल एनवॉय हैं चाइना के अफगानिस्तान के ऊपर मिस्टर याओ, उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो उनका यही ख्याल है कि ये किसी वक्त तीसरा जो इजलास है ये मार्च के वक्त किसी में होगा। तो उसमें जो दोनों ममालिक का इस इशू पे जो इत्तेफाकी राय है, जो इंटरनेशनल मैसेजिंग है, वो एक चीज पे है कि जो अफगानिस्तान की जो मुख्तारी है उसका एहतराम किया जाए। अफगानिस्तान में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ हम क्लोज एंगेजमेंट रखें। और तीसरा जो बड़ी ताकतें हैं बिलखुसूस जो ये मगरबी ममालिक की, तो वो अपना रोल अदा करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो वहाँ एक इंसानी अलमिया होने जा रहा है उसको रोकें। और चौथी जो एक बड़ी अहम चीज है कि जितनी गैर जरूरी पाबंदियां लगाई गई हैं आलमी उनके ऊपर, और अफगानिस्तान के जो एसेट्स हैं, उनकी जो आलमी वसाइल हैं, उनको रोक बंद किया गया है, उनको बहाल किया जाए। तो ये हम सब दोनों ममालिक का एक बड़ा एक ज्वाइंट कंसेंसस है। और इस हवाले से अब ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजिट होने जा रहा है चीन का, उसके दौरान भी दोनों ममालिक के जो लीडर्स हैं उनके दरमियान बातचीत जरूर होगी। अच्छा मोइनुल हक साहब, एक और पहलू है इसी सवाल का, क्योंकि ये एक सवाल भी कई पहलू लिए हुए है, खासतौर पर इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बात की जा रही है, और कोई ये एक परसेप्शन था और ये कहा जा रहा था कि शायद कोई रोल बैक किया जा रहा है, या जो हमारे इकोनॉमिक जोन हैं या हमारे सोलर पार्क हैं या दीगर जो मंसूबे हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं, और उसमें ख़ासतौर पर GCC के हवाले से भी बड़े सवालात किए जा रहे थे। इस दौरे के बाद क्या इस तासुर को दूर किया जा सकता है, और बिलखुसूस हमारी कौमी सलामती पॉलिसी जिसमें हमने अपनी डिप्लोमेसी को वसअत देने की भी बात तो की है, लेकिन हमने जियो इकोनॉमिक्स की बात की है। जियो पॉलिटिक्स में आपको भी पता है कि इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान एक सर जंग का मामला भी है। तो एक तो ये बताएगा कि इकोनॉमिक जोन्स पर काम की रफ्तार को तेज करने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली पे काम जारी है, और ये जो उमूमी तासुर है इसको जायल करना या इसकी नफी कैसे होगी? जी मेरे ख्याल में ये तासुर है बिल्कुल गलत है। सीपैक जो है पाक चीन ताल्लुकात का एक अहम जुज़्व है, और ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का भी, और इसने पाकिस्तान की जो माशी और जो लैंडस्केप है उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। ना इसमें कोई कमी आई है, और बल्कि स्पेशली जो कोविड-19 के दौरान मुश्किल हालात थे उसमें हमारे दोनों मुल्कों ने बड़ी हमारी
ज्वाइंट एफर्ट्स की वजह से हमने कोशिश की कि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कोई कमी नहीं आए, कोई डिले ना हो। तो इस दौरे के दौरान सीपैक जो है जो एजेंडा है उसके ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे होगा। और दूसरी जो आपने बात की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, उसके ऊपर भी हमारे जो है हुकूमत का एक बहुत एक खास एक नजर है, एक फोकस है। स्पेशल पॉलिसीज उसमें अडॉप्ट की गई हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इस दौरे पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से स्पेशल हम एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है चीनी जुबान में, जिसमें सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बारे में जो हुकूमती पॉलिसियां हैं उसको बताया जाएगा, उसको पिच किया जाएगा, उनको उसको पेश किया जाएगा। और साथ साथ जो एक अहम पहलू आपने जैसे मेरे ख्याल में एम्बेसडर नजमुद्दीन शेख साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, वो है हमारी एक इसके अंदर सीपैक के अंदर एक हमारा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का, जी जी, जिसके तहत हम तीसरे ममालिक को भी दावत दे रहे हैं कि वो आके सीपैक में शामिल हो। ठीक है। और साथ साथ हम दोनों ममालिक का ये भी कंसेंसस है कि सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उसको अफगानिस्तान में भी इसको एक्सटेंशन करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों चाहे एनर्जी के हों, ताकि जब अफगानिस्तान में जो मुश्किल हालात हैं उसमें हम दोनों ममालिक मिलकर मदद कर सकें। ठीक है। अच्छा मोइनुल हक साहब, क्या अभी हम कह सकते हैं कि हम फुली अथोराइज्ड हैं, मतलब सीपैक में दीगर ममालिक को शराकतदार बनाने के, पार्टनर बनाने, नंबर ऑफ पार्टनर्स में इजाफा करने में हमारी अथॉरिटी कहाँ तक है? फुली अथोराइज्ड किया गया है क्या इस ग्रुप में, या इस जो हमारा एजेंडा है आने वाले दिनों में? जी देखिए, ये जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है और साथ साथ जो सीपैक प्रोजेक्ट है, ये दोनों ममालिक का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। तो जो भी प्रपोजल्स आएंगी वो ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जिसमें दोनों ममालिक के जो ऑफिशियल हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। और हमारी तरफ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इसको लीड करते हैं और चाइना के इसके वाइस मिनिस्टर लीड करते हैं। तो उनके पास आएंगे तो वो उसको स्क्रूटनाइज करेंगे उन प्रपोजल्स को और मिल के उस पर फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा लास्ट में सिर्फ आप बताइएगा मोइनुल हक साहब कि ओवरऑल चाइना जो है इस दौरे को किस तरह देख रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे को किस तरह देख रहा है, क्योंकि चाइना में आप खुद मौजूद हैं और ओवरऑल तो हम देखें कि पीपल टू पीपल बड़ा अच्छा एक रिलेशन है हमारा, और चीन के साथ हमारी दोस्ती की तो हम कई मिसालें देते हैं, बल्कि नाकिदीन जो हैं वो तो हम वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी रुकावटें पैदा की जाएं और एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए ताकि इन ममालिक के दरमियान जो वो कुर्बतें दूरियों में तब्दील हो जाएं। तो ओवरऑल जो है चाइनीज़ वहाँ के लोग इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं? जी पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक बड़ी एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और रिलेशनशिप है, उसका एक अहम जुज़ जो लीडरशिप लेवल पे बाहमी रवाबत है वो एक अहम जुज़ है। और बदकिस्मती से कोविड के दौरान ये इनमें कुछ कमी आई थी, लेकिन अब ये 2 साल के बाद फेस टू फेस पहली मीटिंग होगी इमरान खान साहब की चीनी लीडरशिप के साथ। उस हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है और दोनों ममालिक उसके ऊपर बड़े फोकस किए हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब न सिर्फ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे बल्कि प्रीमियर लीग के साथ भी उनकी बड़ी अहम मुलाकात होगी। तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं उस मीटिंग्स की। दोनों ममालिक मिलके कुछ मुआहदे भी साइन होंगे, कुछ उसके आउटकम्स होंगे जो इंशाल्लाह जैसे ये मीटिंग्स होंगी, दौरा खत्म होगा, उसकी जो ज्वाइंट प्रेस रिलीज होगी, स्टेटमेंट इशू होगी, वो सारी दुनिया को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मोइनुल हक साहब, हमारे साथ मौजूद थे, चाइना में पाकिस्तान के सफ़ीर, और वज़ीर आज़म के इस 3 रोज़ा दौरे की अहमियत, अफादियत, इसकी महर्रिकात, इसका पस मंज़र और मुस्तकबिल का जो लाए अमल है उसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल अहमद शुएब साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी हम बात कर रहे थे चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और इस वक्त वो जो कनेक्टिविटी है उसमें काम की कुछ सुस्त रवी की शिकायत भी थी और कुछ कंसर्न्स भी थे, लेकिन उनको दूर कर दिया गया मोइनुल हक साहब की जानिब से कि एक जॉइंट वर्किंग रिलेशनशिप है हमारा और एक तवील मुद्दती हिकमत अमली अडॉप्ट की जा रही है, और BRI से जो है वो बैकफुट पर तो कोई इस हवाले से सोचे भी नहीं। जनरल साहब, ये क्या वजह है, ये क्यों चाइना को कंटेन करने के लिए कभी थानेदारों का इंतखाब किया जाता है, कभी G8 में बैठ के साजिशें की जाती हैं,
कभी मतबादिल सिल्क रूट, और बदकिस्मती से हमारे कुछ बरादर ममालिक जो हैं उनको भी साथ में शामिल करने की नापाक और कोशिश की जाती है। क्या लगता है आपको, चाइना इतना खतरा बन गया पूरी दुनिया के लिए, जबकि वो तो एक मुआशी इनकलाब की जानिब पेशकदमी कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो मसला अमेरिका फेस कर रहा है, ये मगरबी दुनिया कह सकते हैं, वो तो माशियात का ही है कि चाइना आज या कल वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगी, और उसमें डेफिनेटली अमेरिका समझता है कि उसका अपना इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। नेचुरली अगर वो दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी होते हैं तो वो उनकी एक डिक्लाइन, उनका इन्हताज शुरू हो गया। ये वो खौफ है जो कि मौजूद है। लिहाजा इसमें अमेरिका जो है वो इस चीज को बजाय इसके कि एक जायज कंपटीशन के जरिए वो इसका मुकाबला करे कि आप भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, कोशिश करें कि आप अपने जो चैलेंजर है उसका माशी फील्ड में मुकाबला करें। लेकिन उसकी बजाय एक तरफ तो माशी जंग वो उन्होंने उसके ऊपर ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह इम्पोज करने शुरू कर दिए जो चाइना से इम्पोर्ट्स हो रही हैं, और साथ उसको कंटेन करने का, कंटेनमेंट के लिए एक मसला साथ उनको जो उन्होंने जिंदा करके रखा हुआ है वो ताइवान का भी है। लिहाजा आप देखते हैं कि एक नेचुरल बॉटलनेक वहां पे मलाक्का स्ट्रेट की शक्ल में मिलती है जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करने के लिए जरूरी है। वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चाइना को कंटेन किया जाए। उस लिहाज से सीपैक चाइना के लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि आप उसको इंडियन ओशन में लैंड रूट के जरिए डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं। तो ये समझना कि सिर्फ पाकिस्तान को ही जरूरत है सीपैक की, मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले सालों में ये अंदाजा होगा कि चाइना को शायद इसकी ज्यादा जरूरत थी। हमें डेफिनेटली अपनी माशियात को बेहतर करने के लिए फायदा उठाना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से फायदा उठाया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर भी विजिट कर रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है हमारी, चूंकि अभी आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई और जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमारा एक डायरेक्शन हमने चेंज की, तो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी ही हमारा सबसे बड़ा इशू होगा जो वहां पे डिस्कस होगा। उसमें इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें हमारे कर्जे हैं। मेरा अपना ख्याल है, मैं समझता हूं कि हुकूमत को यह करना चाहिए कि जो हम IMF के जो चुंगल में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी हुई है और बड़ी जायज नाजायज शराइत मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कुछ चाइना हमें निजात दे सकता है अगर कुछ कर्जे हमारे वो अपने जिम्मे ले ले, और ये मेरा ख्याल है हुकूमत को कोशिश भी करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ा इशू इस वक्त चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए वो अफगानिस्तान है। दोनों को एक जैसी थ्रेट है वहां से, इसलिए ये भी फिगर आउट करेगा। और मैं समझता हूं कि सीपैक की भी मुकम्मल पोटेंशियल आप तभी रियलाइज कर सकेंगे अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो और सेंट्रल एशिया खुल जाए आपके लिए। ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो सीपैक भी सिर्फ एक चाइना के लिए रास्ता रह जाएगा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद नहीं होगा। तो इस वजह से ये वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि अंडर डिस्कशन आएंगी, और चाइना की कंटेनमेंट जो करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं वो सीपैक की मुखालफत करते रहेंगे। हमें ये जो टेररिज्म के वाकयात हमारे सीपैक के रूट के साथ हो रहे हैं, ये हमें रोकने की भी कोशिश करनी होगी। जनरल साहब, कितना चौकन्ना, कितना चौकस, कितना अलर्ट हमें रहने की ज़रूरत है कि इस दौरे के बाद और इस सीपैक पे और BRI पे जब काम तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ेगा तो किस तरह की अटेम्प्ट का ख़तरा है, किस तरह को काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि जूं काम तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता है, जूं सदूर के दरमियान मुलाकातें होती हैं, तब आपने देखा कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं या दहशत गर्दी है वो भी कहीं ना कहीं हमें वो एलिमेंट्स नज़र आते हैं दोबारा से सर उठाते हुए। तो हमें किस तरह से अलर्ट रहना है, क्या हिकमत अमली हो हमारी? देखिए, इस वक्त जो जहां से हमें थ्रेट है वो दोनों ही, एक ईरान के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें टेररिस्ट मौजूद हैं, दूसरी तरफ ये है कि अफगानिस्तान में भी अभी वहां से उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और अफगानिस्तान में तालिबान की मर्जी से नहीं है ये, तालिबान इस वक्त खुद बड़े टाइट कॉर्नर में हैं। उनके जो हालात हैं वो अपनी पूरी तरह सख्ती नहीं कर सकते वहां पे, उनके लिए और महाज खुल जाएंगे अगर वो इस स्टेज पे करें। वहां पहले ही पॉपुलेशन में ये फीलिंग आ रही है कि अशरफ गनी करप्ट था या चोर थे वो लोग जो भी थे, लेकिन वेस्टर्न एड आ रही थी, पैसा आ रहा था मगरबी दुनिया से, तो अफगानियों को कम से कम तनख्वाहों का, रोटियों का मसला नहीं था। आज ना तनख्वाह मिल रही है, ना वहां पे
उनको लोगों को खुराक मिल रही। तो ये एक इंसानी अलमिया है जो तालिबान को दर हकीकत उनकी हुकूमत के आने के साथ आया है, लिहाजा वो वहां पे ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और इस वक्त उनके ऊपर कोई नया प्रेशर भी डालना चाहिए, तो हमें उसका मुकाबला करना होगा। उसके लिए हमारी प्लान वगैरह यहाँ के लिए तो मौजूद है, लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम है, वो सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है, वो आपको बलूचिस्तान साइड पे, जहां बहुत बड़ा इलाका है और उस एरिया को कंट्रोल करना इसलिए भी मुश्किल है कि वहां ए और बी एरियाज हैं जी हाँ, और बी एरिया तकरीबन 93% है बलूचिस्तान का एरिया। बिल्कुल वहां पे ना थाने है, ना आपकी कचहरी है, ना कोई वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। वहां सरदारों का राज है और सरदारों ने लेवीज जो रखी हुई हैं, उनकी तनख्वाहें पाकिस्तान देता है, लोग वो भर्ती करते हैं। नतीजा ये कि इस एरिया को मॉनिटर करना, उसको सुपरवाइज करना, जो कि पहाड़ी इलाका है, वो बड़ा मुश्किल है। तो ये वक्त के साथ साथ ये जरूरी था कि आप बी एरियाज को ए एरियाज में कन्वर्ट करें ताकि आपकी रिट वहां मजबूत हो, ठीक है, आप सुपरविजन का कोई जरिया रख सके, तो वो वहां नहीं है। ठीक तो है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पे जिस तरह हमने 1973 में एक इंसर्जेंसी को डील किया था, मेरा ख्याल है उस लेवल का शायद हमें एक ऑपरेशन करना पड़े ठीक ताकि है, फ्लश आउट कर दिया जाए इस इलाके को। तो मिलिटरीली तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि फंडिंग जो है वो अब यूरोप में चले गई है। पहले यहां से हो रही थी, अब यूरोप में 3-4 जगहों पे 3-4 मुल्कों के जो भारत की एम्बेसीज हैं वहां लोग भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कौन है ठीक जो है। दे रहे हैं। मैं तो ये जनरल साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं और ख़ास तौर पर जो इंसर्जेंसी के हवाले से आपने बात की, ये एक अहम नुकता है क्योंकि इंसर्जेंसी से माजी में भी हमें मुश्किलात तो हुई हैं और ये चौथी इंसर्जेंसी है जिस पे इस वक्त हम ये देख रहे हैं, लेकिन इसे हम इंसर्जेंसी के अलावा अब हाइब्रिड के साथ भी जोड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर सी पैक के तनाजुर में भी इसकी बड़ी एक अहमियत है, उस पर भी बात करेंगे। चौधरी खादिम अली मांडला साहब, ये बताइएगा कि हिंदुस्तान मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों। अभी हमने गंदम भिजवाने का कहा तो उन्होंने अभी तक हमें तफसीलात ही नहीं दी कि कितने ट्रक आएंगे, वो आखिर उसमें गंदम होगी नहीं होगी, पता चले तो गंदम में बारूद जा रहा है। तो हिंदुस्तान जो है वो तो किसी किस्म के ताउन के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जहाँ तक भारत का तल्लक है तो भारत अज़ली दुश्मन है पाकिस्तान का। उसने कभी भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि जहाँ से पाकिस्तान को वो नुकसान पहुँचा सकता हो, वो सी पैक हो, वो चाइना के साथ हमारी कुर्बत हो या दूसरे ममालिक के साथ हो। यानी कि यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जब इकरार जुर्म करता है बांग्लादेश में खड़ा होकर सकूत ढाका के मतलब, तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया के सामने है। बलूचिस्तान के अगर मतलब हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान के लिए बड़ा वाज़े दो टोक वो कह चुका है कि इसको हम आज़ाद कराएंगे। अजीत ओवल उनका बयान दे चुका है, जो अफ़गानिस्तान में रहते हुए वहाँ अंडर द सुपरविजन ऑफ रा जो उनके 67 जो कैंप थे, जो ट्रेनर कैंप थे, वो वहाँ से ऑपरेट हो रहे थे। मुझे बताएं वो किस लिए हो रहे थे। तो अभी तो जो हालात हैं इलाकाई हमारे इस रीजन के, तो उसकी वजह से तो वो ज़्यादा एक्टिव है। उसकी वजह ये है कि पीछे से उसको अमेरिका का शीरवार है और अमेरिका फुल सपोर्ट में उसकी वजह यही है कि अमेरिका एक तरफ तो इंसानियत की बात करता है, हकूक़ की बात करता है, तो वहाँ कश्मीर में जो जुल्म जबर होता है तो वहाँ तो पूरी दुनिया जो है ना वो वहाँ दोहरा म्यार रखती है, वहाँ उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमने तो हर वक्त जहाँ भी कोई काम आया है, जो बात हुई है, मुज़ाकरात की बात हो, जहाँ को तल्लकात की बात हो, तो हमने कदम आगे बढ़ाया है। अच्छा मांडा साहब, आपको याद होगा कि माजी में भी ऐसा होता रहा, पहले वेस्टर्न अलाइनमेंट को लेकर यानी मगरबी रूट को लेकर एक प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें भी साजिश बेनकाब हुई कि जी जो मगरबी रूट है या वेस्टर्न अलाइनमेंट है उस पर काम नहीं हो रहा या उस पर सुस्तरवी है। वेस्टर्न रूट पे भी बड़ी तेज़ी से काम हुआ, पहला ट्रेड कॉन्वाय भी जो है वो मगरबी रूट से होता हुआ गया। अब ये कह दिया गया, ये एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि जी शायद रोल बैक कर रहे हैं या चीन से बैकफुट पे आ रहा है पाकिस्तान इस सी पैक के मंसूबे पे। और अब तो मोइनुल हक साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी कि 1 इंच भी हम जो है इस मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम इसमें अभी मज़ीद वसअत और तेज़ी ला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक करारा जवाब है? देखिए, बात यह है कि ये पूरी दुनिया को पता है, जैसे आपने अपने बयानिए में ये बात कही कि तल्लकात जो चाइना और पाकिस्तान के हैं वो शहद से मीठे हैं, हिमालय से बुलंद है और समुंदर से गहरे हैं, और दिन ब दिन वो जो है ना मजबूत भी होते जा रहे हैं।
वो माशी तौर के ऊपर आप देखें, अस्करी स्ट्रेटजी के तौर पे ऊपर आप देखें, अभी ये देखें आप जो विंटर ओलंपिक्स का ऐलान हुआ है तो यूरोप कंट्री ने बिलखसूस अमेरिका ने बाइकाट किया और बहुत सारे मुल्कों को कहा कि आप बाइकाट करें, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहल की, खड़ा हुआ साथ के नहीं हम पहुंचेंगे। वहां जो इफ्तिताही उनकी तकरीब है, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज था कि हालात कैसे भी हुआ वाजे कह चुके हैं क्या हम नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीछे नहीं है चाइना के, ना चाइना। नजमुल साकिब साहब, जिस तरह मांडला साहब कह रहे हैं कि ये क्या वाकई जवाब है, जिस तरह आपको याद होगा एक डेमोक्रेटिक समिट हुआ, अब मैं सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक समिट इसलिए कह सकता हूं कि उसमें 15 से ज्यादा ऐसी रियासतें थी जो कि टोटली रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड ऑथेंटिक डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उनको नहीं मधु किया गया। चाइना के साथ तो आपको पता है वो क्यों एक बड़ा इशू है, ट्रेड भी हो चल रही है, सबसे ज़्यादा मकरूज भी है, मंडियों में मसनूआत भी चाइना की पड़ी हैं, लेकिन उनके साथ उनको मधु नहीं करना, क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो अमेरिका ही है और चंद ममालिक हैं जो उनके अलाइज हैं। तो क्या वाकई ये एक करारा जवाब आप इसको समझते हैं, जिस तरह मांडला साहब कह रहे हैं, ये विंटर ओलंपिक से लेकर इस दौरे की पूरा? ये जो समिट ऑफ डेमोक्रेसीज 2 होनी हैं, जिनमें से एक हुई जिसका आपने जिक्र किया, प्रेसिडेंट बाइडन ने इसको हेड किया और उसमें पाकिस्तान को दावत मिली। पाकिस्तान ने जब लिस्ट देखी कि कौन कौन इनवाइटेड है तो उसमें ताइवान भी था। तो वो पहला मैंने नहीं आज तक देखा कि पाकिस्तान के किसी भी हुकूमत के दौर में फॉरेन ऑफिस ने किसी भी इस किस्म की इनविटेशन को जो है वो रद्द किया हो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था अमेरिका के लिए और ख़ास तौर पे चाइना के लिए कि देखिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बिलीव करता है कि ताइवान जो है वो वन चाइना की पॉलिसी है कि ताइवान जो है वो मुल्की नहीं है, ये तो चाइना का हिस्सा है। अब कैसे हो सकता है कि चाइना इनवाइटेड नहीं है और ताइवान है और पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है? तो ये जो आपने समिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, ये तो उस सिलसिले में। दूसरा मैसेज ये ओलंपिक्स का जो है, मैं ज़रा थोड़ा सा इस पर वजाहत करना चाहूँगा इस चीज़ की कि जब हम बात करते हैं, इस प्रोग्राम में भी 2-3 दफ़ा बात हो चुकी कि जी ये हिमालय से पता नहीं बुलंद है और शहद से मीठी है, समंदर से गहरी है, वगैरह वगैरह। देखिए, ये ठीक है कि हमारी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, लेकिन ये याद रहे कि ये 1 वे नहीं है, ये 2 वे है। जिस तरह मैंने अभी 2 मिसालें आपको दी, ये बहुत बड़ा एक यानी समझिए कि गैम्बल होता है जब आप अपने सारे के सारे एग्स जो हैं वो एक बास्केट में डाल देते हैं। तो चाइना को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आप जब चाइना की बात करते हैं तो उसकी दोस्ती को इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि उसमें से आपका रियल पॉलिटिक ख़त्म हो जाता है, उसमें आपके नेशनल इंटरेस्ट दाएं बाएं हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ चाइना पे फोकस करना है। देखिए, 200 से ज्यादा ममालिक नहीं सर, अब तो एक दस्तावेज आ गई है सर, उसमें तो हमने क्लियर कह दिया जियो पॉलिटिक्स जो है वो हमारी तरजीहात नहीं है सर। नहीं, वो एक अलहदा से मसला है कि आप जियो इकोनॉमिक्स पे कैसे तवज्जो देंगे अगर जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो आपका जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है अगर वहां के पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। वो रीजनल पॉलिटिक्स जो चल रही है, पावर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ये डॉक्टर साहब इंटरकनेक्टेड है। अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने चाइना को ये बताना है कि जी हम आपके दोस्त हैं तो मोर लॉयल देन द किंग होने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको अमेरिका की जरूरत है। तो अब एक दोस्त चाइना का ये मतलब हरगिज नहीं है कि एक दुश्मन जो है वो अमेरिका आप पैदा करें। तो इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमें बहुत एहतियात से बात करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगर ये 2 ब्लॉक्स हैं, ये जो सर जंग की जिससे आपने बात की है ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे वजीर खारजा ने भी ये बात की है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा न बने हैं न बनेंगे। अब इनडायरेक्टली अगर आप ये समिट ऑफ डेमोक्रेसी पे नहीं जाते, ओलंपिक्स पे चले जाते हैं, तो आप थोड़ा सा बता रहे हैं कि हम चाइना के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। ये बड़ा जरूरी है इस वक्त कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ठीक करे। सिफारती ताल्लुकात जो कि इस वक्त बहुत नीचे हैं, यहां तक कि कोई बातचीत भी नहीं हो रही, कोई फोन कॉल भी नहीं आ रही। इसके लिए जरूरी है चाइना को अपने साथ रखें। चाइना आपके साथ है, उसने तो आपको अभी तक कश्मीर के बारे में जब बात होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना आपके साथ खड़ा है। फैटफ की बात होती है, वो आपको यानी नेगेटिव लिस्ट में, आपको वो ब्लैक लिस्ट में यानी डालना चाहते हैं, चाइना वहां मौजूद है और वो आपकी मदद कर रहा है।
लेकिन अमेरिका को आपने इससे रद्द नहीं करना कि आपको पता लगे कि अमेरिका आपको पता नहीं है, आईएमएफ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक, यूनाइटेड नेशन से लेके ये आपका ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर्स हैं, आपको वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूरत पर काबिज है, उनके मफादात को क्या है बिल्कुल। तो लिहाजा मैं अपनी इस बात लेकिन को, मैं सर अगर इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं आपकी इजाजत से नजमुल साकिब साहब, आपसे इजाजत मैं जरूर लेता होता हूं ना, जरूर मैंने लेते कहीं हैं, नाराज लेकिन आप ना हो मुझे जाए। टाइम बहुत कम नहीं देते टाइम भी आपको हमेशा मैं भरपूर देता हूं, आप काउंट भी कर लीजिएगा। अगर मैं इसकी जसारत चाहूंगा, जनाब। ये जो आपने बात की, अगर इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड कर दें कि हमारी कौमी सलामती पॉलिसी अब जुबानी कलामी नहीं है ना, अब हमने दस्तावेजी शक्ल में बता दिया है कि जी हम अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात चाहते हैं और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद पे चाहते हैं, और चाइना के साथ गोके हमारे जो ताल्लुकात हैं उस पर भी हम बैकफुट पे नहीं आएंगे। ये हो गया मौजू खत्म। ये जो आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की है ना, इसके बारे में दो बातें बड़ी वजाहत से मैं बताना चाहता हूं। देखिए, ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि इसमें इटसेल्फ उन्होंने बताया है कि इसका हर साल रिव्यू होगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि 3 साल बाद ये जो है या 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगी। हाँ। मतलब ये है कि कोई भी हुकूमत आएगी इस्लामाबाद में तो वो इसमें अमेंड कर सकती है, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है, ये एक पॉलिसी है और ये बन नहीं गई। याद रखिएगा, ये बनने की इब्तिदा हुई है। अब आते हैं दूसरी, इसमें जो आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की है, आप कहते हैं जी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें लिखा है कि हम अमेरिका के साथ, उसमें तो हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने की बात की है। अब यह है कि ये तो लिख दिया ना आपने, करना कैसे है? अगर आप कहते हैं कि आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं तो जरा बताइएगा कि आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सर प्लान ऑफ एक्शन तैयार हुआ है, पहले से हिकमती अमली तैयार हुई, तभी तो दस्तावेजी शक्ल पे है। नहीं, मैं नजमुल साकिब साहब अब जनरल साहब की तरफ चलूं, आप जनाब ऐसे ना हो जनरल साहब भी कहें कि मुझे बहुत कम वक्त, जनरल साहब हमेशा हमें वक्त देते हैं और आज भी उनकी तबीयत नासाज थी, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किए, वो आए। जनरल साहब ये बताइएगा कि नजमुल साकिब साहब ने अभी एक तराजू हाथ में उठाया है और पलड़ा, वो कहते हैं जी अभी अमेरिका का पलड़ा और फिर चाइना का पलड़ा, आपका क्या नुक्ता नजर है सर इन दोनों के दरमियान? हम कहीं सैंडविच वाला वाकई मामला है, ये नजमुल साकिब साहब ठीक कह रहे हैं, ये आपका नुक्ता नजर अलग है सर? नहीं, नजमुल साकिब साहब ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है, क्योंकि अभी आज की दुनिया में अमेरिका की अहमियत कोई कम नहीं हुई और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात इंप्रूव ना करें, बेहतर ना करें। और वैसे भी जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा कि किसी भी एक बास्केट में वन शुड नॉट कीप ऑल द एग्स देयर, वो भी अपने लिए हमें कुछ ऑप्शंस खुली रखनी चाहिए। और यही मैं समझता हूं कि कामयाब फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसकी खूबी यही है कि वो आपको किसी बंद गली में ना लेके जाए, बल्कि जैसे जैसे आप किसी गली में मूव करें तो आगे आपके रास्ते खुलते जाएं आपके लिए। सही। तो ये है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो बड़ी वाज़ेह है कि हमारी जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रही है वो ट्रांजैक्शनल रही है, रीजनल इश्यूज की वजह से। एक वक्त पे अफगानिस्तान का इशू बड़ा प्रेडोमिनेंट था, सो नेचुरली हमारी रेलेवेंस थी। आज अगर अमेरिका का वहां पे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, अफगानिस्तान में वो नहीं रहा, तो लाजमन हमारी भी वो रेलेवेंस नहीं। मैं पिछले दिनों एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हमारे जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान का मामला सेटल हुआ है, जैसे भी हुआ है, इसकी वजह से अब अमेरिका और पाकिस्तान के लिए नई अपॉर्चुनिटीज निकली। पाकिस्तान को वो नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो तलाश करनी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इस वक्त कोई बहुत दिलचस्पी है यहाँ पे। ठीक है। अगर दिलचस्पी होगी तो वो तभी होगी जब आप अमेरिका की लाइन टो करें अफगानिस्तान के मामले में, जो शायद हमें सूट ना करे। वो जैसे पहले बड़ा शोर मचता रहा यहाँ पे कि वो यहाँ पे बाज हमारे हवाई अड्डे जो हैं उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बेस चाहते हैं। अगर इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट हो तो वो कतन हमारे मुफाद में नहीं है। इस वक्त पे हम नहीं कर सकते। ये बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान में कोई हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, वरना तो वहाँ जंग थी। और अगर हम भी आज उसमें एक अपोजिंग साइड पे जाके खड़े हो जाए अमेरिका के साथ, तो वो तो पूरे रीजन में हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है। तो रेलेवेंस बढ़ाने के लिए लाजमन हमें इसमें कोशिश करनी होगी। आज हम जो फेस कर रहे हैं वो है अमेरिका की न्यूसेंस वैल्यू, जो हमें वो कर सकता था हमारे लिए। IMF हो या FATF हो या इवन यूनाइटेड नेशन में आप देख लीजिए, बहुत सारे मामलात में भारत को बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि आजादी हासिल है
और वो अमेरिकन सपोर्ट की वजह से। जी हाँ। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अपॉर्चुनिटी वाली कहानी अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी रेलेवेंस वो नहीं रही। और अगर रेलेवेंस आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही दिखाना होगा कि आप मुकम्मल तौर पे चाइना की गोद में नहीं जाके बैठ गए। हमें वाज़े तौर पे ये मैसेज देना होगा दुनिया को कि चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इतने ही अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी रखना चाहते हैं। डिपेंड करता है अब अमेरिका पे कि वो हमारे साथ किस तरह करे। उसमें जो शुकूक व शुबहात हैं उनके सी पैक के मामले में वो दूर करने जरूरी हैं। उसमें हमें भागदौड़ करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है कि अगर अमेरिका खुद डायरेक्ट नहीं तो बाद वेस्टर्न कंट्रीज को हम कुछ रियायत दें, कुछ उनमें उनको इंसेंटिव दे के तो सी पैक में उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आए। अगर सी पैक में वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ आ जाती है तो शुकूक कुछ कम होने शुरू हो जाएंगे। ये रिटर्न जो है आपका ये किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा अगर आप बाज ऐसे कंट्रीज जैसे इटली है वो बहुत ज्यादा वो लाइन टो नहीं करता अमेरिका की, आप कोशिश कर सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट इधर आए। जर्मनी है, अगर इन मुल्कों की कुछ इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर लेते हैं स्पेशल इंसेंटिव देके तो लाजमन ये जो बहुत बड़ा इरिटेंट बना हुआ है जिसको आज टेररिज्म के जरिए स्कटल करने की कोशिश की जा रही है, शायद उस पर प्रेशर कुछ कम हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट क्रिएट करने की जरूरत है, वरना तो अमेरिकन इंटरेस्ट वाजे तौर पे मुझे नजर नहीं आता कि हम ये समझें कि आज अमेरिका की जरूरत है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करें। ठीक है जनरल साहब। जी खादिम अली मांडला साहब, क्योंकि मुझे अब ये ख़तरा हो गया है कि नजमुल साकिब साहब ने तो कह दिया टाइम का सबसे कम टाइम आपको मिला है, अब कहीं आप ना कह दें मुझे। अब मैं चाहता हूं कि आप ज़रा इसका एक खुलासा पेश कर दें, वन लाइनर, और 1 मिनट है हमारे पास। किस तरह इस तासुर को दूर किया जा सकता है कि हम सिर्फ एक ही मुल्क के साथ हैं? पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने में किसी को कोई इनकार नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। हर मुल्क जो है ना सबके साथ ताल्लुकात रखता है, लेकिन प्रायोरिटीज होती हैं कि उसकी तरजीहात होती हैं कि कहाँ से आपको बेनिफिट ज़्यादा है, कहाँ से कम है, कौन आपके अपोनेंट है, कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। ये तो सोचना है आपने कि अगर ये भी आंखें बंद करके जो आपको दुश्मन आपकी ठकाई भी करता जाए, नहीं हम उसको छोड़ नहीं सकते, भाई छोड़ नहीं सकते, गले लगाओ उसको। बात ये है कि यही सोचने की बात है। हुकूमतें, सफारतकारियां इसी काम के लिए होती हैं। मांडला साहब, अमेरिका भी चाइना के साथ कितना उसका मसला बने, वो फिर भी चाइना को नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ नहीं सकता ना, लेकिन प्रायोरिटी तो है ना। हाँ, प्रायोरिटी लेकिन है। अभी देखो ना, जब यूक्रेन का रूस का जो मामला बना हुआ है तो चाइना उसके साथ खड़ा नहीं था, लेकिन उसने खड़ा हो गया साथ आके कि हम खड़े हैं रूस के साथ। यानी कि हर बंदे को बाहर निकलना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। यह कि जहां आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है वहां आप अपने तल्लुकात ज्यादा जो है ना गहरे करें, जहां कम मिलता है या आपके अपोनेंट है या आपको नजर नहीं आता है कि कौन हमारी मुखालफत कर रहा है। यानी कि 70 साल 72 साल से मकबूजा कश्मीर की करारदादें इक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी हुई हैं, सारे अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, हम फिर भी जान जाके कहते हैं नहीं जी आप ठीक है जी, आपको हम छोड़ नहीं सकते। ओ भाई नहीं छोड़ सकते, बात तो कर सकते हैं। बहरहाल भाई मांडला साहब, चौधरी खादिम अली मांडला साहब, आपके जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए मैं अब गुफ्तगू को समेटने जा रहा हूँ और इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, और नजमुल साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोइनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे चाइना में पाकिस्तान की, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बात बड़ी यहाँ पे अहम है जो चौधरी खादिम अली मांडला साहब ने भी जो बात की, एक तो हमारे एहसासात हैं और जज्बात हैं, क्योंकि दुनिया जज्बात पे नहीं चलती, दुनिया मफादात पे चलती है। अब मफादात में भी 2 मफादात होते हैं, एक इज्तमाई मफाद होता है और एक ज़ाती मफाद होता है। यहाँ पर हमारा इज्तमाई मफाद ये है कि हम इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, इस वक्त दुश्मन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। स्पेसिफिक टिपिकल अगर हम ये कह दें कि हम एक ही मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात चाहते हैं और किसी के साथ ताल्लुकात नहीं चाहते, ये भी हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। और अगर हम ये कह दें कि हम अमेरिका के साथ भी वैसे ही ताल्लुकात चाहते हैं जैसे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा बहुत बैलेंस डिप्लोमेसी है हमारी, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है, और एक अच्छे मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। हमें एक उम्मीद है, एक आस है, और ज़रूर वो दिन आएगा कि जब इस खित्ते में पाकिस्तान जिस तरह आज एक जोग्राफियाई और तस्वीराती अहमियत रखता है, इसी तरह पाकिस्तान का बड़ा एक अहम रोल है जो अमेरिका भी समझता है और चाइना भी समझता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।